आज की कक्षा में हम आत्मनियंत्रण की अवधारणा और उसके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्मनियंत्रण जो है अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। आत्मनियंत्रण के अभाव में अनेक दुखद घटनाएं हो जाती हैं। आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल जो सिचुएशन है वह प्रत्येक विषम परिस्थिति को सामान्य परिस्थिति में परिवर्तित कर देती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई विद्यार्थी अपने घर से फर्स्ट टाइम स्कूल के लिए जाता है और उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स, उसके जो परिवार वाले, वो सब लोग ये चाहते हैं कि वो विद्यालय जाए। अब इस स्थिति में उसको, जो विद्यार्थी होता है, उसको क्या होता है, अपने खेलने की और अपने घर पे रहने की इन सब इच्छाओं को दबा के विद्यालय जाना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन थी, जो उसने अपनी और इच्छाओं को दबाया, ये क्या था, उसका खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। इस प्रकार की जो स्थिति हुई उसमें उसने अपने आत्मनियंत्रण का परिचय दिया। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उसमें हमें अपने उन सभी व्यवहारों को त्यागना पड़ता है जो कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो सारी सिचुएशन, उन इच्छाओं को त्यागना, वो क्या कहलाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल। एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि परीक्षा, किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो कि सुखदायक इच्छाएं हैं, जैसे गेम खेलना, मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इन सब पे उसको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से जो आत्मनियंत्रण है, व्यवहारिक विश्लेषण की तुलना में हम देखें तो आत्मनियंत्रण दो प्रकार के पुनर्बलनों के मध्य संघर्ष की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसमें एक पुनर्बलन तो क्या करता है, उस कार्य को करने की छूट देता है, और जो दूसरा पुनर्बलन होता है वो उसको रोकने का प्रयास करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि कोई बच्चा है, स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए घर से निकला और वो स्कूल ना जाके अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने चला गया, लेकिन उसको जो उसके माइंड में जो है ये कॉन्शियस रहेगा कि हाँ, मम्मी ने कहा था कि सीधे स्कूल जाना, स्कूल से सीधा घर आना। तो एक उसके दिमाग में एक थॉट तो ये रहेगी, एक विचार ये आता रहेगा कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, एक विचार ये रहेगा कि नहीं मुझे मूवी देखने जाना है। तो दो अलग अलग जो पुनर्बलन है वो काम करेंगे, और उनमें से सही का चुनाव करना, जो आत्मनियंत्रण है, वो उचित चुनाव की प्रक्रिया भी है, जिसमें बच्चा उस नेगेटिव चीज़ को छोड़ेगा कि नहीं मुझे मूवी नहीं जाना है, मुझे एक्चुअल में स्कूल ही जाना है, वही ज़्यादा बेटर है मेरे फ्यूचर के हिसाब से। तो इस प्रकार से जो आत्मनियंत्रण की स्थिति होती है उसमें विद्यार्थी नकारात्मक पक्ष को तो त्यागता है और सकारात्मक पक्ष को ग्रहण करता है। आत्मनियंत्रण को सभी विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित भी किया है। कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में। वो कहते हैं कि आत्मनियंत्रण का आशय उस उचित निर्णय, चुनाव और सकारात्मक व्यवहार की प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए सामाजिक मांग एवं परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करता है तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो प्रोफेसर दुबे हैं, उनके अनुसार तो क्या है, आत्मनियंत्रण में हम बिल्कुल सही डिसीजन क्या होना चाहिए हमारे लिए, कौन सा ऐसा सकारात्मक व्यवहार है जिससे कि हम अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति में मेरे कौन कौन से व्यवहार और कौन कौन से जो मेरे डिसीजन हैं वो सही होंगे, कौन से मेरे कार्य जो हैं, व्यवहार जो हैं, वो उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे, उनका सही चुनाव करना ही क्या है, आत्मनियंत्रण है। ऐसा प्रोफेसर दुबे का मानना है। नेक्स्ट है श्रीमती R.K. शर्मा। उनके अनुसार आत्मनियंत्रण की परिभाषा, आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भावनाओं एवं विचारों पर नियंत्रण करता है तथा एक आदर्श व्यक्ति बनने का प्रयास करते हुए सर्वोत्तम और परिस्थितिजन्य व्यवहार करता है।
आर के शर्मा जी जो है वो इस आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानती है और वो भी इस बात से सहमत है कि आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सी अपनी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है, कौन से ऐसे विचार हैं जिनको कंट्रोल करके आप एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं और अपना उसी के अनुरूप आप जो है अपने व्यवहार को नियंत्रित करेंगे, वह आत्मनियंत्रण कहलाता है। अब इन दोनों डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि जो आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है बेसिकली एक संवेगात्मक स्थिरता की ओर संकेत करती है, जिसमें कि व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों और विचारों को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करके किसी भी कार्य को या जो भी लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उसको संपन्न करता है, जो कि उस समय की या उस समाज की मान लीजिए या सिचुएशन की डिमांड होती है उसके अनुसार अपने जो भाव विचार हैं उनको कंट्रोल करता है और उस कार्य को संपन्न करता है। जो आत्मनियंत्रण है उसमें स्वहित, सामाजिक हित और कल्याण की भावना, इन तीनों का समावेश होता है। अनेक अवसरों पे ये देखा जाता है कि जो आत्मनियंत्रण है उसका सकारात्मक प्रभाव आपको अपने स्कूल में, अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में देखने को मिल जाता है। और ये जो सारी सिचुएशंस होती है इन सब परिस्थितियों में व्यक्ति का आदर्श निखर के सामने आता है, जिसमें कि उसकी आत्मनियंत्रण की भावना सर्वोपरि होती है। आत्मनियंत्रण या जो सेल्फ कंट्रोल जिसे हम नाम देते हैं उसी के अनुरूप आपका जो आत्म होता है वो उसका भी निर्माण उसी के अनुरूप होता है। जिस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं ऐसी सिचुएशन में जो कि आपके नकारात्मक पक्षों को उभारती है, उसकी बजाय आप अपने सकारात्मक पक्षों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने भावों विचारों को, अपने व्यवहारों को, अपने कार्य को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर मान लीजिए कि आपका जो लक्ष्य है उसके अनुसार ही निर्धारित करते हैं, तो आपको अपने जीवन में जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अन्यथा अगर आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो आप अपने जीवन में अनवरत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से आत्मनियंत्रण क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और आत्मनियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।